नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शक्तिशाली गेंडा हाईवे पर तेजी से बाइक चला रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो ड्रग लिया था वह बेहद खतरनाक ड्रग था। अगर आम इंसान ऐसा ड्रग लेता है तो यह कुछ देर के लिए तो उस आम इंसान को ऐसी ताकत दे देता है जिस तरह की ताकत उसे बाकी आम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती है, मगर साथ ही साथ वह उसके शरीर में इस तरह के नुकसान पैदा करती है जिन नुकसान से बचना उस ड्रग लेने वालों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। मगर शक्तिशाली गेंडे की बात कुछ और थी। वह पहले से पावर ड्रग का आदी था। उसके शरीर में ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए थे जिससे उसका शरीर आम आदमियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। मगर ऐसे ड्रग का सामना करने के लिए उसका शरीर आम इंसान के शरीर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर भी था। यूँ कहा जा सकता था कि गेंडे का शरीर ऐसे शक्तिशाली ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को झेलने के लिए काफ़ी कमज़ोर था। जो ड्रग उसने लिया था उसका सीधा असर उसके नर्व सिस्टम पर होने वाला था। यह बात तो अच्छी तरह वह जानता था, मगर वह किसी भी तरह अनिका और उसकी टीम के सामने जंग में हारना नहीं चाहता था। वह जानता था कि V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज लेने के लिए अभी भी 1 महीने का वक्त बाकी था। वह अपनी जान बचा सकता था, लेकिन अगर अनिका की टीम के सामने वह जंग में हार जाता तो उसकी मौत तब भी उसी वक्त हो जाती। और इसलिए ना चाहते हुए भी अपने साथ रखे और खतरनाक पावर ड्रग का सेवन शक्तिशाली गेंडे ने अपने आप को बचाने के लिए किया था। मगर अब धीरे धीरे उसके शरीर में उस खतरनाक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे थे। तेज मोटरसाइकिल चला रहा गेंडा अपने हाथ में हल्का हल्का पसीना महसूस करने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। गेंडे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पहुंचने की उसे बेहद जल्दी थी, मगर मन ही मन वह यह भी जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम था। इसलिए एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगाते हुए गेंडे ने अपना हाथ घुमाया और तेजी से हाईवे की सड़कों पर अपनी मोटरसाइकिल भगाने लगा। गेंडा फुल स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था, मगर तभी अचानक उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा नजर आने लगा। अचानक ही गेंडे ने अपनी मोटरसाइकिल के बैलेंस को घुमाया और तेज चल रही बाइक अचानक ही हाईवे पर पलट गई। बाइक कई मीटर तक घसीटते हुए गेंडे को आगे ले गई और अचानक एक खंभे से टकराकर बाइक एक धमाके के साथ आग के गुब्बारे में बदल गई। गेंडा वहीं खड़ा हुआ हल्की सी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। गेंडे को अचानक अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। यह दर्द उस दर्द से भी ज़्यादा भयानक था जो सुखवीर और बलबीर सर ने कुछ देर पहले फाइट में उसे दिया था। गेंडे ने जब अपने हाथों की ओर देखा तो वह देखकर चौंक गया कि उसके हाथों की चमड़ी पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। गेंडा यह देखकर हैरान रह गया। दर्द से तड़प रहे गेंडे ने जब अपनी नजरें अपने शरीर पर घुमाई तब उसे एहसास हुआ कि धीरे धीरे उसका पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन के पास तेज दर्द महसूस होने लगा। गेंडे को याद आया अनिका ने गेंडे को जो सुई चुभोई थी उसके अंदर जरूर कोई केमिकल मौजूद था। यह बात गेंडा पूरी तरह से जानता था, मगर गेंडे ने समझा था कि अनिका ने उसे जो सुई चुभोई हुई थी उसके अंदर मौजूद ड्रग कुछ देर के लिए गेंडे के बॉडी रिफ्लेक्सेस को कमज़ोर कर देगा। मगर अब धीरे धीरे ज़मीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे गेंडे को यह एहसास हुआ कि इस बार अनिका ने जो सुई चुभोई थी उसमें कोई मामूली केमिकल या ड्रग मौजूद नहीं था, बल्कि वह एक खतरनाक जहर था जो धीरे धीरे गेंडे के शरीर में फैलता जा रहा था। और उसी के कारण गेंडे के शरीर की चमड़ी धीरे धीरे काली पड़ती जा रही थी। जमीन पर पड़ा गेंडा यह सब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी की कुछ सांसें रह गई थी। बहुत जल्द वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करने वाला था। गेंडा अब यह जान चुका था कि उसकी जिंदगी का सफर यही पूरा हो रहा था। इससे पहले जब भी गेंडे पर खतरनाक हमले हुए थे तब किसी तरह गेंडे ने अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को इकट्ठा करके फिर से अपने आप को इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर लिया था। मगर इस बार गेंडे को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने की चाहत नहीं बची थी। शक्तिशाली गेंडा कहीं ना कहीं जानता था कि अब उसके जीने का ना तो कोई फ़ायदा था और न ही कोई वजह। अपने आखिरी वक्त में जब गेंडे ने अपनी आंखें बंद की तब उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आया और वह चेहरा उसकी आंखों के सामने आते ही गेंडे ने अपनी आंखें खोल दी।
कि उसे अपने जीने की वजह अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। गेंडे के कानों पर हल्की हल्की आवाज पड़ रही थी। हाईवे पर सवार एक मोटर कार ड्राइवर जमीन पर पड़े शक्तिशाली गेंडे को देखकर कह रहा था, अरे भाई साहब, क्या हुआ? आंखें खोलिए। अरे आपको बहुत गंभीर चोट लगी है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, आपको अस्पताल ले चलता हूँ। यह कहते हुए उस टैक्सी ड्राइवर ने गेंडे को सहारा दिया और अपनी टैक्सी की बैक सीट पर बैठा दिया। गेंडे की हालत बहुत नाजुक थी। गेंडे की हालत देखकर ड्राइवर समझ गया था कि उसका बचना बेहद मुश्किल था, मगर वह ड्राइवर यह भी जानता था कि इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। इसलिए अपने ऊपर वाले पर भरोसा रखकर उस टैक्सी ड्राइवर ने गेंडे को बैक सीट पर बैठाया और तेजी से नजदीकी अस्पताल की ओर अपनी टैक्सी दौड़ाने लगा। जब वह ड्राइवर तेजी से टैक्सी चला रहा था, तब अचानक ही उसे अपने गले पर तेज दर्द महसूस होने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शक्तिशाली गेंडा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए उसकी ओर लाल आंखों से देख रहा था। गेंडे का यह रूप देखकर ड्राइवर चौंक गया। ड्राइवर ने अटकती हुई आवाज में गेंडे से कहा, अरे भाई, मैं तो आपकी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे सांस लेते हुए गेंडे ने भारी आवाज में उस ड्राइवर से कहा, चुपचाप मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मुझे जाना है। अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, मरने से पहले किसी को जरूर मार तक जाऊंगा। गेंडे का ऐसा रूप देखकर उस टैक्सी ड्राइवर का इंसानियत से भरोसा उठ गया था। उसने एक मुसीबत में फंसी जिंदगी और मौत के बीच झुलस रहे इंसान की मदद करने की कोशिश की थी, मगर इंसानियत दिखाने की कीमत इस तरह उसे चुकानी पड़ेगी, यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ड्राइवर चुपचाप उस जगह पर टैक्सी ले जाने लगा जहाँ गेंडे ने उसे जाने के लिए कहा था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और टैक्सी एक आलीशान होटल के बाहर आकर रुकी। गेंडा सूट बूट पहनकर उस टैक्सी से उतरा और सीधा होटल बिल्डिंग के अंदर चला गया। होटल में अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठी रानी आलिशा अपनी कॉफ़ी की सिप लेते हुए यह सोच ही रही थी कि जिंदगी ने उसे किस मकाम पर ले आई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस तरह उसने सब पर ज़्यादा भरोसा किया था, इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी निकलेगा। जिस किंग को उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, वह उसकी ज़िंदगी से इतना दूर चला जाएगा, उसने कभी भी नहीं सोचा था। रानी आलिशा ने मन ही मन यह डिसाइड कर लिया था कि अब वह आगे की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपनी रियासत के लोगों की भलाई के लिए गुजारेगी और प्रिंसेस लतिका के भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी प्लानिंग करेगी। ना ही रानी आलिशा किसी से शादी करेगी और ना ही उसकी ज़िंदगी में अब प्यार की कोई जगह रहेगी। बड़ी रानी ने जो जो जिम्मेदारियाँ रानी आलिशा पर सौंपी थी, उसे वह बखूबी निभाएंगी। रानी आलिशा को अब ज़िंदगी से कुछ और नहीं चाहिए था, बस किसी तरह वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से पूरी करे। बस यही प्रार्थना बार बार उसने अपने ऊपर वाले से कर रखी थी। तभी रानी आलिशा का नया सिक्योरिटी कैप्टन दौड़कर उनके कमरे में आया और हाफती हुई आवाज़ में रानी आलिशा और आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगा, जल्द ही सब लोग अलर्ट हो जाओ। नीचे एक टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर के बिना कपड़ों की लाश मिली है। माना जा रहा है वह मर्डरर होटल बिल्डिंग के अंदर घुस आया है। हम सबको अलर्ट रहना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता, अचानक ही प्रेसिडेंशियल स्वीट की हॉल में शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। नया सिक्योरिटी कैप्टन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड जब दौड़कर बाहर आ गए, तब उन्होंने देखा कि शक्तिशाली गेंडा, जिसका शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था, वह बाकी सिक्योरिटी गार्ड को पूरी तरह से पीट रहा था। जो कोई भी गेंडे को अंदर आने से रोक रहा था, वह उसे बुरी तरह से जमीन पर पटक रहा था। जब रानी आलिशा भी बाहर आई, तब गेंडे को देखकर चौंक गई। गेंडे की हालत बिल्कुल खून से सने हुए जंगली जानवर जैसी हो गई थी। गेंडे को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह किसी इंसान का रूप था। वह पूरी तरह से एक राक्षस में तब्दील हो गया था। रानी आलिशा का नया सिक्योरिटी कैप्टन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड रानी आलिशा के सामने एक कवच बनकर खड़े हो गए। बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइट कर रहे शक्तिशाली गेंडे की नज़रें जैसे ही रानी आलिशा से टकराई, वह तो मानो सुन पड़ गई। सिक्योरिटी गार्ड एक के बाद एक उस पर हमला करता रहा, मगर गेंडा रानी आलिशा के चेहरे को देखता रहा। वह धीरे धीरे रानी आलिशा की ओर अपने कदम आगे बढ़ाता रहा। रानी आलिशा के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड बार बार गेंडे को यह कहते रहे कि अगर उसने अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून देंगे।
मगर गेंडा उनकी धमकियां सुन नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम रानी आलिशा की ओर आगे बढ़ाने लगा। रानी आलिशा भी देखना चाहती थी कि गेंडा किस हद तक गिर सकता था। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, जब तक मैं ना कहूँ कोई एक्शन नहीं लेना। गेंडा धीरे धीरे रानी आलिशा को बहुत करीब पहुंच गया। रानी आलिशा का नया सिक्योरिटी कैप्टन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड हाई अलर्ट पर थे। अगर गेंडे ने किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट दिखाई तो वह लोग उसे गोलियों से भूनने के लिए तैयार खड़े थे। गेंडे की आंखों में खून नजर आ रहा था, मगर उसकी आंखें रानी आलिशा के चेहरे पर जमी हुई थी। तभी धीरे से रानी आलिशा ने अपने हाथों में पकड़ी हुई पिस्तौल गेंडे की ओर तान दी। गेंडे को पिस्तौल नजर नहीं आ रही थी, उसे रानी आलिशा के चेहरे पर नजर आ रही थी तो सिर्फ 10 साल पहले वाली वो प्रिंसेस आलिशा, जिसने शक्तिशाली गेंडे को जीने का एक नया तरीका सिखाया था। महल के सिक्योरिटी गार्ड से बचाने के बाद रानी आलिशा ने शक्तिशाली गेंडे को जिंदगी की एक नई वजह दी थी। उसे आज भी रानी आलिशा के चेहरे में वही प्रिंसेस आलिशा नजर आ रही थी, वही मासूम आंखें, वही मासूम चेहरा और वही मासूम आवाज आज भी गेंडे के कानों में गूंज रही थी। रानी आलिशा मानो उसके कानों के पास आकर कह रही थी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरी सुरक्षा में हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। शक्तिशाली गेंडा यह भूल गया था कि इन सारी बातों को 10 साल बीत चुके थे। इस वक्त उसके सामने जो खड़ी थी वो प्रिंसेस आलिशा नहीं बल्कि रानी आलिशा थी, और रानी आलिशा के हाथों में इस वक्त बंदूक थी जो शक्तिशाली गेंडे के सीने की ओर उतान रखी थी। जैसे ही गेंडे ने अपने कदम रानी आलिशा की ओर बढ़ाए, रानी आलिशा के नए कैप्टन ने गेंडे पर हमला करने की कोशिश की, मगर गेंडे ने हमला रोकते हुए एक झटके से उस कैप्टन को जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरे हुए कैप्टन की ओर देखकर गेंडा झुककर कैप्टन के पास आया और कहने लगा, तुम तो बहुत कमजोर हो, अगर इतने कमजोर रहोगे तो रानी की हिफाजत कैसे कर पाओगे। यह कहते हुए शक्तिशाली गेंडे ने अपनी जेब से पावर ड्रग का एक इंजेक्शन निकाला और सीधे उसने कैप्टन के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। आसपास खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड यह देखकर हैरान हो गए थे। उस कैप्टन को इंजेक्शन लगाने के बाद गेंडे ने एक के बाद एक आसपास खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड को पावर ड्रग का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। गेंडे के पास पावर ड्रग के V6, V1 और V5 के कुछ डोज मौजूद थे, मगर वह अच्छी तरह से जानता था कि पहले कुछ डोज के बाद ही इंसान के शरीर में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो जाते थे, और मौजूदा सारे सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कहीं ना कहीं गेंडे को यह शक था कि वह लोग रानी आलिशा की सुरक्षा कर पाएंगे भी या नहीं। रानी आलिशा गेंडे को बार बार कहती रही कि वह सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसा करना बंद करें वरना वह गोली चला देगी, मगर गेंडा बार बार यही कहता रहा कि यह लोग कमज़ोर लोग हैं, यह आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर वह दम नहीं कि आपके सिक्योरिटी गार्ड बन पाए, इनके शरीर में मैं कुछ ताकत डालने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कुछ ही दिनों में ये लोग आपकी सुरक्षा करने के लायक हो जाएंगे। गेंडा एक के बाद एक सारे सिक्योरिटी गार्ड को इंजेक्शन मारता रहा। तभी रानी आलिशा ने अपनी आंखें बंद की और जोर से ट्रिगर दबा दिया। अचानक रानी आलिशा को पूरे कमरे में शांति महसूस होने लगी, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद रानी आलिशा ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली, बिल्कुल सन्नाटा। कुछ देर बाद रानी आलिशा ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि गेंडा उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। गेंडे के सीने के आर पार रानी आलिशा की चलाई गई गोली निकल चुकी थी। वह गोली सीधे जाकर गेंडे की छाती से गुजरते हुए उसके दिल पर लगी थी। लगातार बहता हुआ खून देखकर रानी आलिशा के हाथों से बंदूक गिर गई। गेंडा धीरे धीरे अपने घुटनों के बल बैठ गया, मगर गेंडे ने रानी आलिशा के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई। रानी आलिशा के चेहरे को देखते हुए शक्तिशाली गेंडे के चेहरे पर मुस्कान बढ़ती गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शक्तिशाली गेंडे के दिलो दिमाग में पूरी तरह से रानी आलिशा का चेहरा छप चुका था और वह रानी आलिशा की इसी छवि के साथ इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता था। गेंडे को ना तो इस दुनिया से मोहब्बत थी और ना ही उसने इस दुनिया को जाना था। शक्तिशाली गेंडे के जन्म से लेकर अब तक अगर गेंडे को किसी भी चीज़ का सुकून पहुंचती थी तो वह थी रानी आलिशा की मुस्कान। गेंडे के चेहरे पर इस वक्त बस यही सुकून नजर आ रहा था। वह रानी आलिशा की छवि अपने मन में लिए इस दुनिया से जा रहा था।
शक्तिशाली गैंडे की ऐसी हालत देखकर रानी आलिशा की आंखों से आंसू छलकने लगे। सिसकियां लेते हुए रानी आलिशा ने अपना सिर झुकाकर गैंडे से कहा, यह सब करने की क्या जरूरत थी? इतने लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिला? मेरा विश्वासघात करके तुम्हें क्या मिला? गैंडे ने मुस्कुराते हुए रानी आलिशा से कहा, चलो एक बात का सुकून होगा, आज के बाद मुझे आपसे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हालांकि शक्तिशाली गैंडे की मौत की खबर अनीका तक पहुंची नहीं थी, मगर अनीका अच्छी तरह जानती थी कि गैंडे के पास जीने के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। अनीका को गैंडे के मरने की कोई अफसोस नहीं था, मगर अनीका अच्छी तरह जानती थी कि गैंडा रानी आलिशा से सच्चा प्यार करता था, मगर रानी आलिशा को छोड़कर किसी भी इंसान को इंसान नहीं समझता था। गैंडे ने जितने लोगों को मौत के घाट उतारा था वह काफ़ी था गैंडे को मौत की सज़ा सुनाने के लिए। अनीका ने जब गैंडे के शरीर पर जहर वाला ड्रग लगाया था तब वह जानती थी कि उस जहर का इंसान के शरीर में क्या असर हो सकता है, और गैंडे को सुई चुभोने के बाद से लेकर अब तक अनीका को गैंडे की जान लेने का कोई अफसोस नहीं था। वह जानती थी कि गैंडा इसी लायक था। अगर भूमिका और उसके साथियों ने शक्तिशाली गैंडे को गिरफ्तार किया होता तब भी कानून उसको मौत की सज़ा देता। उसको मारने के उसने गैंडे को मारकर उसने कोई गलती नहीं की थी और ना ही उसे किसी बात का पछतावा था। रोहित ने क्रिस्टोफर के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया था। रोहित क्रिस्टोफर के कार के बोनट पर झुकाकर मजबूती से पकड़ रखा था। क्रिस्टोफर चाहकर भी 1 इंच अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था, मगर क्रिस्टोफर के पैर किसी भी तरह की घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। वह बस बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने खड़ी रेखा मूर्ति को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों ही आंखों में रेखा मूर्ति के बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ भूमिका अपनी टीम के साथ आ पहुंची। अनीका को वहाँ पर देखकर भूमिका पूरी तरह से चौंक गई थी। भूमिका ने अनीका से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अनीका को अंदाजा नहीं था कि गैंडे का पीछा करते हुए वह इस तरह अनीका से टकरा जाएगी। भूमिका को अनीका के लिए बेहद चिंता हो रही थी। अनीका को कंधे से पकड़कर भूमिका ने अच्छी तरह अनीका को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ है वह गैंडा? अनीका कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका बहुत जल्द घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। हाईवे की ओर इशारा करते हुए अनीका ने भूमिका से कहा, उस तरफ मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। अनीका का इशारा मिलते ही अपने अफसरों को उस ओर जान बढ़ने के लिए कहा और अनीका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखना। भूमिका को कार के पास निखिल दिखाई दिया, मगर जैसे ही भूमिका ने निखिल की ओर अपनी नजरें घुमाई, निखिल कार के पीछे छुप गया। भूमिका के पास इतना वक्त नहीं था कि वह इस वक्त इस बात को कंफर्म कर सके कि कार के पीछे निखिल था या नहीं, इसलिए ज़्यादा वक्त न लगाते हुए ऑफिसर्स के साथ भूमिका गैंडे का पीछा करते हुए वहां से निकल गई। हालांकि अनीका अच्छी तरह जानती थी कि गैंडे का बचना नामुमकिन था। मोटरसाइकिल पर जाते हुए कुछ ही किलोमीटर के बाद जहर का असर उसके शरीर में होना शुरू हो गया होगा, यह बात भी वह अच्छी तरह जानती थी। मगर अनीका ने भूमिका और उसके साथियों को सिर्फ इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह चाहती थी कि भूमिका और उसके साथी ऑफिसर गैंडे और उसके साथी ऑफिसर्स गैंडे की लाश को अपनी आंखों से देख सकें और अपने शहीद दोस्त की मौत को श्रद्धांजलि दे सकें। भूमिका के जाने के बाद निखिल दूर खड़े कार के पीछे से बाहर निकला। निखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अनीका उसे देखकर काफ़ी हैरान हो गई। निखिल के पास जाकर अनीका ने कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? निखिल जवाब दे पाता उससे पहले अनीका ने देखा कि निखिल के पीठ के निचले हिस्से में एक बड़ा सा चाकू लगा हुआ था। अनीका ने वही चाकू शक्तिशाली गैंडे के हाथ में देखा था। जब चारों तरफ लड़ाई चल रही थी तब अनीका को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब शक्तिशाली गैंडे ने निखिल पर चाकू से वार किया और निखिल इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया। निखिल ने चाकू से हुए जख्म पर जोर से हाथ दबा कर रखा था ताकि खून बहना रुक जाए, मगर चाकू काफ़ी गहरा जख्म बना चुका था। हैरान अनीका ने निखिल से पूछा, अरे तुम इतनी जख्मी थे तो पहले क्यों नहीं कहा? निखिल ने मुस्कुराते हुए अनीका से कहा, मैं नहीं चाहता था कि भूमिका मेरे जख्म को देख ले, वह मेरी वजह से यहाँ रुक जाए। यह मुझे मंजूर नहीं था। किसी भी हालत में उसका यह मिशन पूरा होना जरूरी था। अनीका के पास इस वक्त निखिल को समझाने का वक्त नहीं था। अनीका ने निखिल के इस जख्म को एक एग्जामिन किया तब उसे पता चला कि निखिल का जख्म मामूली नहीं था।
उसे काफ़ी गहरी चोट लगी थी। जख्म को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी को कॉल लगाकर हॉस्पिटल में ऑपरेशन का इंतजाम करने को कह दिया। राजलक्ष्मी को सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद अनिका को तसल्ली हो गई थी कि राजलक्ष्मी इतनी काबिल थी कि निखिल के इस जख्म को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सके। हालांकि जख्म काफ़ी गहरा था, मगर अनिका इतना जरूर जानती थी कि निखिल को जो चोट लगी थी वह जानलेवा नहीं थी। निखिल के ट्रीटमेंट का सारा बंदोबस्त करने के बाद अनिका जब क्रिस्टोफर की तरफ मुड़ी, तब क्रिस्टोफर के चेहरे पर अनिका को एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। ना तो क्रिस्टोफर घबराया हुआ लग रहा था और ना ही उसे किसी बात का डर लग रहा था। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रेखा मौसी की ओर देखकर आंखों ही आंखों में उनसे यह कह रहा था कि वह कुछ बोले। जब अनीता ने रेखा मौसी की ओर देखा, तब जो बेचैनी क्रिस्टोफर की आंखों में नजर आ रही थी, बिल्कुल उसके विपरीत रेखा मौसी की आंखों में उसे परेशानी नजर आ रही थी। जब अनीका क्रिस्टोफर के पास पहुंची, तो कार के बोनट से अपनी पीठ सीधी करते हुए क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, तुम अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा ही भरोसा करती हो। एक दिन इन लोगों पर किया हुआ भरोसा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप साबित होगा। अनीका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर क्रिस्टोफर से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? रेखा मौसी की ओर देखते हुए क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, यह औरत जिसे तुम तुम्हारी माँ समझ रही हो, दरअसल वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह यह सब कुछ तुम्हें फंसाने के लिए कर रही है। तुमसे दोस्ती, तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए यह सब कुछ जो भी वह कर रही है, उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। यह औरत एक झूठी मक्कार औरत है, फरेब है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर रेखा मौसी ने क्रिस्टोफर की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, चुप करो, चुप हो जाओ तुम्हारी हार तुम्हारी आंखों के सामने देखकर अब दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। रेखा मौसी की बात सुनकर क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बकवास तो तुम कर रही हो। इतने सालों से अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। तुम मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम तो लोगों के दिलों की बात भी सुन लेती हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? लिसनर क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनकर रेखा मौसी के चेहरे पर रंग उड़ गए। रेखा मौसी के साथ साथ अनीका और आसपास खड़े लोग भी दंग रह गए। क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ में गहराई लाते हुए कहा, हम 5 लोग थे, जो लोग पावर ड्रग के सारे साइड इफेक्ट को झेल कर अब तक जीने में कामयाबी हासिल कर चुके थे। एक मैं, एक आशीष डोगरा स्पेसी जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, एक शक्तिशाली गेंडा जो अभी अभी तुम्हारी गिरफ्त से भाग निकला, और बाकी बची एक जो तुम्हारे सामने खड़ी है। अनीका ने भी इस बात को न मानते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लव की तो मौत हो चुकी है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लिसनर और कोई नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर संगीतकार लव थी। अनीका की बात को जुटलाते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, यह सब तुम्हारी माँ की प्लानिंग थी। तुम्हारी माँ ने उन दिनों लव नाम की एक टीनेजर लड़की को ढूंढा और यह खबर फैला दिया कि वही लिसनर है। मगर हकीकत तो यह थी कि लिसनर लव नहीं थी, मगर लिसनर यहाँ हम सब के बीच मौजूद है, जिसे अब लोग रेखा मूर्ति के नाम से जानते हैं। क्रिस्टोफर के रेखा मूर्ति पर काफ़ी गहरा असर कर रही थी। वह अपनी कदम पीछे हटाते हुए अपनी हाथ छाती पर रखकर खांसने लगी। खांसते खांसते अचानक ही उनके मुंह से खून निकलने लगा। अनीका जब दौड़कर रेखा मौसी के पास पहुंची, तो रेखा मौसी ने अनीका को अपने आप से अलग करते हुए कहा, तुमने मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया? मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार करो। मैं एक काफ़ी सेल्फिश औरत हूँ जिसे मरने से बहुत डर लगता है, मगर अब मुझे कैंसर है और मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पर खड़ी हूँ। मैं जो भी दर्द सह रही हूँ वह कहीं ना कहीं मैं डिजर्व करती हूँ। बस अब तुमने इतनी सी प्रार्थना की कि मुझे रोको मत, इस दुनिया में अब मुझे जीना ही नहीं है। ये कहते हुए रेखा मौसी जोर जोर से खांसने लगी। अनीका को समझ नहीं आ रहा था कि वह रेखा मौसी को किस तरह बचाए। जमीन पर गिरी हुई रेखा मौसी को जब अनीका ने संभालने की कोशिश की, तो रेखा मौसी सीधा अनीका की गोद में आ गिरी। अनीका का चेहरा देखते हुए रेखा मौसी ने अनीका से कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत कुछ छुपाया है तुमसे, मगर मेरा यकीन मानो, जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अब ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, तभी मैंने यह प्लान बनाया। मैं हमेशा हमेशा से तुम्हारी ज़िंदगी से क्रिस्टोफर और गेंडे के नाम का खतरा हटाना चाहती थी, और इसलिए यह सब कुछ मैंने किया। रेखा मौसी की बात सुनकर अनीका की आंखों में भी आंसू आने लगे थे।
अनिका ने रेखा मौसी से कहा, कुछ नहीं होगा आपको, बस आप हिम्मत रखिए, मैं जानती हूँ कि मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। अनिका की यह बात सुनकर क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, इलाज तो बीमारी का किया जाता है, जब इसे कैंसर है ही नहीं तो इलाज किस चीज़ का करोगी तुम। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर की ओर देखने लगी। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे कैंसर वैंसर कुछ नहीं है इसको, यह तो V16 पावर ड्रग ना मिलने की वजह से अपने शरीर में बदलाव पैदा हो रहे हैं। V16 पावर ड्रग के साथ साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सारे इस औरत ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। हमें बर्बाद करने के चक्कर में इसने खुद ही अपनी जान मुश्किल में डाल दी है। अगर आज यहाँ नकली V16 ड्रग नहीं लाई होती तो अपनी जान बचा सकती थी, मगर हमें मार कर यह खुद दुनिया की बादशाह बनना चाहती है। इसे अपनी गद्दारी की सजा मिल रही है। खांसते हुए रेखा मौसी ने अनिका की गोद में पड़े हुए अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं नफरत करती हूँ खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से, मैं नफरत करती हूँ क्रिस्टोफर से। ये प्लान करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं क्रिस्टोफर और गेंडे को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँ। रेखा मौसी के बारे में ऐसी सच्चाई जानने के बाद भी अनिका को रेखा मौसी की बातों पर विश्वास हो रहा था। अनिका अब जान चुकी थी कि अगर रेखा मौसी वहाँ नकली V16 ड्रग लाई थी, इसका मतलब यह था कि असली भी राजमहल में मौजूद थी। रेखा मौसी की जान बचाने के लिए राजमहल में जाकर V16 पावर ड्रग ढूंढ कर यहाँ लाकर उनका इलाज करना बेहद मुश्किल था। अचानक ही रेखा मौसी ने अनिका को अपने पास बुलाकर अनिका के कानों में कहा, असली V16 पावर ड्रग मैंने अपने कमरे के अलमारी के लॉकर में रखा है, अक्सर जहां मैं अपने गहने रखा करती हूँ। मुझे माफ़ करना अनिका, मैंने तुमसे ही झूठ बोला। अनिका कुछ देर तक रेखा मौसी को देखती रही, फिर धीमी आवाज़ में अनिका ने रेखा मौसी से कहा, क्यों, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जब मैं V16 पावर ड्रग आपके पास लाई थी तब मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों में से एक डोज आपके लिए है। अनिका सालों से जानती थी कि रेखा मौसी एक छिपी हुई पर्सन थी। क्रिस्टोफर के साथ बात होने के बाद अनिका ने यह स्टडी कर लिया था कि शायद रेखा मौसी भी V16 पावर ड्रग की तलाश में अनिका के साथ जुड़ी हुई थी, मगर साथ साथ अनिका यह भी जानती थी कि रेखा मौसी की फीलिंग अनिका और उसके परिवार के लिए सच्ची थी। अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर रेखा मौसी की असलियत क्या थी, मगर अनिका यह भी बात किस्मत के हवाले करती थी। अनिका जानती थी कि एक ना एक दिन रेखा मौसी खुद अपनी असलियत के बारे में सबको बताएंगी। जब अनिका को V16 पावर ड्रग के एक ही जगह 2 डोज उस बक्से में मिले थे, तभी अनिका को पता लग चुका था कि उसकी मां स्वाति मल्होत्रा ने V16 पावर ड्रग के 2 डोज सिर्फ इसलिए बनाए थे क्योंकि वह जानती थी कि अनिका की ज़िंदगी में कभी ऐसा धर्म संकट आ सकता था जहां उसे पावर ड्रग के जरिए 2 लोगों की जानें बचानी थी। अनिका की गोद में लेटी हुई रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जीने के लायक नहीं हूँ। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा ने मेरी जान बचाई थी। सच कहूँ तो स्वाति दीदी के साथ ही मुझे भी मर जाना चाहिए था, मगर मैं सिर्फ इसलिए यह नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी। वह चाहती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, मगर अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे चैन से इस दुनिया से चले जाने दो। जैसे ही रेखा मौसी की बात पूरी हुई, अनिका ने रेखा मौसी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मगर शायद मेरी माँ नहीं चाहती थी कि आप इस तरह बेमौत मारी जाएं। मेरी माँ चाहती थी कि आप जिंदा रहें। अनिका की बात सुनकर रेखा मौसी चौंक गई। वह बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखने लगी। अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अचानक रेखा मौसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर का पूरा दर्द एक साथ थम सा गया था। अनिका ने अपनी जेब से चिट्ठी निकालते हुए रेखा मौसी को सौंपते हुए कहा, आपके उस सीक्रेट रूम से मुझे एक और चीज़ मिली और यह मेरी माँ की चिट्ठी। उस चिट्ठी को देखते ही रेखा मौसी समझ गई थी कि वह चिट्ठी स्वाति मल्होत्रा की चिट्ठी थी जो रेखा मौसी के लिए लिखी हुई थी। यह उसकी आखिरी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखी हुई हर बात रेखा मौसी को जुबानी याद थी। उस चिट्ठी को रेखा मौसी ने जिंदगी में हजारों बार पढ़ा था क्योंकि वह उनकी स्वाति दीदी की आखिरी चिट्ठी थी। वह आखिरी पैगाम जो स्वाति मल्होत्रा रेखा मौसी तक पहुंचाना चाहती थी। उस चिट्ठी में लिखा था,
मैं अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारियां तुम पर छोड़कर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं अपनी बेटी तुम्हें सौंपकर मैं तुम्हें जिंदगी जीने का मकसद दे रही हूँ। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही जाया मत करना। तुम खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के बाद इस सच्ची दुनिया से जुड़ चुकी हो और सच्ची दुनिया बेहद खूबसूरत है। यूं समझो कि यह इसी जन्म में तुम्हारा दूसरा जन्म है। ऊपर वाले की दी हुई इस अनमोल भेंट को यूं ही जाया मत करना, इसे खुलकर जियो। अनिका के हाथ में वो चिट्ठी देखकर रेखा मौसी दंग रह गई। अनिका ने रेखा मौसी से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ ने आपको मेरी जिम्मेदारी सौंपकर कोई मदद की थी, बल्कि वह चाहती थी कि आपको जीने का मकसद मिले। मेरी माँ ने भले ही विरासत में मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, बस अपने एक गुरु से कहकर मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद अपने दूसरे गुरु से कहकर मुझे मेडिकल स्किल सिखाई। मगर कहीं ना कहीं मेरी माँ को भरोसा था कि मैं जिंदगी जीने का अलग अलग रास्ता जरूर चुन लूँगी। उन्हें कभी मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, मगर आपको मेरी सुरक्षा सौंपने की उनके पास कुछ वजह और थी। वह आपको जीना सिखाना चाहती थी और मेरी माँ इस इच्छा को इतनी आसानी से मिट्टी में मिलता हुआ नहीं देख सकती थी। वह चाहती थी कि आप अपने सारे दर्द भुलाकर इस दुनिया की खूबसूरती को देखें। आपने बचपन में काफ़ी दुख झेले हैं, इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि आप इस दुनिया का वह पहलू भी देखिए जब दुख नहीं है, जहाँ चारों ओर प्यार ही प्यार है। यह बात अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि बचपन में जिन हजारों बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन बच्चों को बड़ी दर्दनाक मौत मिली थी। पावर ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से कई बच्चे एक के बाद एक मौत के घाट उतारे जा रहे थे। सिर्फ ऐसे 5 बच्चे थे जो V16 पावर ड्रग के डोज को इंजेक्ट कर सकें। अनिका यह भी जानती थी कि जो बच्चे मर गए थे उनकी मौत भले ही बेहद दर्दनाक थी, मगर जो बच्चे इन साइड इफेक्ट को झेलकर जिंदा बचे थे वो हर दिन वह दर्द सहते थे जो मौत से भी ज़्यादा बदतर था। अनिका उन 5 बच्चों के लिए काफ़ी सिंपैथी रखती थी, मगर 5 सर्वाइवर्स में से 4 लोगों ने अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेने के लिए दुनिया पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया था। जैसे ही शक्तिशाली गैंडा उसने अपने जिस्म में होने वाले दर्द को मिटाने के लिए लोगों को मारना सही समझा। लोगों की चीख में उसे सुकून नजर आने लगा था। लोगों को मारकर उसके मन को शांति मिलती थी। बिल्कुल उसी तरह से क्रिस्टोफर भी दुनिया को नष्ट करके अपना बदला पूरा करना चाहता था। रीना यानी कि सपेशी अपने ही फास्टर माता पिता को मौत की घाट उतारकर एक इस जीवन का आनंद महसूस करती थी। वही रेखा मौसी ने ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाया था। उन्होंने लोगों को मारकर अपने आप पर हुए अत्याचारों का बदला लेने की कोशिश नहीं की थी। शायद स्वाति मल्होत्रा भी यह बात अच्छी तरह जानती थी। रेखा मौसी बाकी सबसे अलग थी और इसलिए वह चाहती थी कि रेखा मौसी जीने का आनंद उठाए, इस दुनिया के असली रूप को देखे, इस दुनिया में फैले हुए प्यार को महसूस करे। हर गुजरते पल के साथ रेखा मौसी की सांसें भारी होने लगी थी। रेखा मौसी अनिका के कदमों में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेना चाहती थी। शायद उन्हें प्रायश्चित करने का यही सही तरीका लग रहा था। रेखा मौसी की बंद होती हुई आंखें देखकर अनिका रेखा मौसी के कानों में कहने लगी, आप इस तरह से नहीं जा सकती, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही मुझे बताइए, क्या आप रिया को प्यार नहीं करती हैं क्या? रिया के प्यार को छोड़कर आप जाना चाहती हैं क्या? वो एंटिटी कंपनी जिसे आपने इतनी मेहनत और सूझबूझ से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, क्या आप इस बुलंदी पर पहुंचने के बाद इतनी आसानी से इस दुनिया से रुखसत होना चाहती हैं? आपने अपनी जिंदगी के रास्ते में कई लोगों की वफादारी भी कमाई है, जैसे ओजस, वह भी तो आपके बेटे की तरह है। क्या आप इन सबको अकेले छोड़कर जाना चाहती हैं? अनिका की बातें सुनकर रेखा मौसी काफ़ी बड़ी दुविधा में पड़ गई थी। रेखा मौसी भी रिया से बेहद प्यार करती थी, इसलिए रेखा मौसी ने रिया को देखते ही काफ़ी सपने भी देखे थे। वह रिया को बड़ा होता हुआ देखेगी, रिया की शादी, रिया के बच्चे, रिया के बच्चों की शादी। रिया की एक मुस्कान से रेखा मौसी को जो सुकून मिलता था वह दुनिया की कोई दवाई नहीं उसे दे सकती थी। रिया की याद आते ही रेखा मौसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रेखा मौसी की रिया के लिए फीलिंग बिल्कुल सच्ची थी। रेखा मौसी को वह सारे पल याद आने लगे जब रिया के बचपन में रेखा मौसी ने रिया की बीमारी के वक्त रिया के ठीक बगल में रहकर गुजारे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रेखा मौसी की रिया के लिए फीलिंग और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। रिया के लिए रेखा मौसी का जो लगाव था वह इसी बात से साबित होता था
कि एक बार अचानक रेखा मौसी रिया को एनटीटी कंपनी के हेडक्वार्टर ले गई और सबके सामने ऐलान कर दिया कि एनटीटी कंपनी की फ्यूचर चेयरपर्सन रिया होगी और रेखा मौसी के नाम पर जितनी भी जायदाद थी वह आने वाले दिनों में रिया के नाम कर दी जाएगी। नन्ही सी रिया रेखा मौसी के लाड प्यार में कई शरारत करती थी, मगर रेखा मौसी यह जानते हुए भी रिया को कई बार ऐसी मांग करती थी जिसे पूरा करना मुश्किल होता था। फिर भी इससे पहले ही रिया अगली सुबह अपनी आंखें खोलती, रेखा मौसी दिन रात एक करके रिया की फरमाइश उसके सामने हाजिर कर देती। जैसे ही अनिका ने रेखा मौसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, अनिका ने रेखा मौसी के दोनों गाल पकड़ते हुए कहा, देखिए आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना आपको कुछ नहीं होगा। रेखा मौसी का इलाज करने के लिए अनिका काफ़ी परेशान लग रही थी, मगर आसपास खड़े सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि अनिका चाहे कितने भी बेहतरीन डॉक्टर क्यों ना हो, मगर कैंसर के लास्ट स्टेज से जूझ रही मरीज को बचाना उसके हाथ में नहीं था। इस तरह के पेशेंट को बचाना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता था। रेखा मौसी को बड़े ही प्यार से जमीन पर लेटाकर अनिका अपनी कार की ओर दौड़ कर गई। अनिका ने कार में से एक पानी की बोतल निकाली और वापस दौड़कर रेखा मौसी के पास आई। रेखा मौसी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी, मानो अभी भी रिया को अपनी आंखों के सामने देख रही हो। जब क्रिस्टोफर ने यह सब कुछ देखा तब जोर जोर से हंसते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, बहुत गलत कर रही हो तुम जानती हो कि सबसे बुरी बात और सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? एक मरते हुए इंसान को तुम जीने की लालच दिखाओ। अगर तुम सचमुच इस औरत से प्यार करती हो तो उसे शांति से मरने देती, मगर नहीं, तुम उसकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में भी उसे जीने का लालच दिखाकर उसकी आत्मा को अशांत कर रही हो। यह तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि अटूट इच्छाएं लेकर अगर कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो सालों साल तक उसकी आत्माएं भटकती रहती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। तुम जो अपराध कर रही हो वह तो किसी का खून करने से भी बड़ा अपराध है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस औरत के पास अब जीने के लिए ज़्यादा सांसें नहीं बची हैं। तुम महल तक पहुंचकर इसका इलाज नहीं कर सकती। इस औरत का मरना तय है, क्योंकि बिना V16 पाउडर की डोज के यह औरत नहीं बच सकती और यही इसकी किस्मत है। अपने दिल में अधूरी छाव को लेकर इस दुनिया से रुखसत होना रेखा मौसी फटी हुई आंखों से आसमान की ओर देख रही थी, मगर वह क्रिस्टोफर की बातें भी अच्छी तरह से सुन पा रही थी। तभी हंसते हंसते क्रिस्टोफर को शांत करते हुए अनिका ने कहा, किसने कहा तुम्हें कि V16 पावर ड्रग इस वक्त महल में है? V16 पावर ड्रग मेरे पास है। अनिका की यह बात सुनते ही आसपास खड़े सारे लोग हैरान होकर अनिका को देखने लगे। अनिका ने जो बात कही थी वह आसपास सब खड़े सभी लोगों के कानों में बार बार गूंजने लगी थी। जिसके पीछे शक्तिशाली गैंडा क्रिस्टोफर और ना जाने कितने लोग पूरी ताकत लगाकर पीछे पड़े थे, वह इस वक्त अनिका के पास मौजूद था। अनिका की यह बात सुनकर सबसे पहले क्रिस्टोफर हैरान होकर अनिका को देखने लगा। क्रिस्टोफर दबी हुई आवाज में अनिका से पूछने लगा, क्या कह रही हो तुम? V16 पावर ड्रग इस वक्त तुम्हारे पास है? क्रिस्टोफर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अनिका ने अपने ही बैग से एक छोटी सी सिरिंज निकाली और एक छोटे से थर्मल बॉक्स से एक लिक्विड की शीशी निकाली। अनिका ने बड़ी ही सफाई से उस लिक्विड की शीशी से सिरिंज में उस लिक्विड को भर लिया। यह देखकर क्रिस्टोफर हैरान रह गया। क्रिस्टोफर मन ही मन अपने आप को कोसता रहा, काश ये बात उसे पहले पता होती कि V16 पावर ड्रग अनिका अपने साथ लेकर आई थी, तो शायद शक्तिशाली गैंडे की मदद से वो इस ड्रग की डोज हासिल कर सकता था। अगर गैंडे को यह पता होता कि V16 पावर ड्रग इस वक्त अनिका के पास मौजूद है तो वह कभी भी बचकर भाग निकलने के बारे में नहीं सोचता। क्रिस्टोफर यह भी जानता था कि गैंडा बचकर सिर्फ इसलिए निकलना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अगर वह जिंदा रहेगा तो वह इस ड्रग को ढूंढने का उसके पास आगे भी मौका होगा। लेकिन अगर वही गैंडा यह बात जान पाता कि अभी अनिका के पास V16 पावर ड्रग यहीं पर मौजूद था तो वह कभी बचकर निकलने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर सभी दुश्मनों से लड़कर किसी भी तरह उस ड्रग को हासिल कर लेता। जैसे ही अनिका ने 16 ड्रग का वह डोज पूरी तरह सिरिंज के अंदर भर लिया, क्रिस्टोफर ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अनिका के आदमियों से अपने आप को छुड़ाकर अनिका की ओर दौड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही क्रिस्टोफर ने अनिका की तरफ जाने के लिए दौड़ लगाई,
अनिका के आदमियों ने फिर से उसके क्रिस्टोफर पर काबू पा लिया और उसे पकड़कर जमीन पर लेटा दिया। जमीन पर अपना सिर पटकते हुए क्रिस्टोफर लगातार अनिका की ओर देखकर चिल्लाता रहा। क्रिस्टोफर अनिका से कहता रहा, मत करो ऐसा, तुम यह नहीं कर सकती। V16 पावर ड्रग तुम उस औरत पर जाया नहीं कर सकती। इतना याद रखो अनिका कि इस दुनिया में V16 पावर ड्रग के सिर्फ 2 डोज मौजूद हैं और तुम इतनी आसानी से एक डोज इस एहसान फरामोश औरत पर बर्बाद नहीं कर सकती। अरे वैसे भी वह मरने वाली है। वह लगातार चिल्ला चिल्ला कर अनिका को रोकने की कोशिश करता रहा, मगर अनिका ने बड़ी ही सफाई से उस ड्रग को सिरिंज में भरने के बाद रेखा मौसी को इंजेक्ट देने के बाद पूरी तरह से तैयार हो गई। लगातार खास रही रेखा मौसी भी अपने हाथ के इशारे से अनिका को ऐसा न करने के लिए कहती रही, मगर अनिका किसी की सुनने वाली नहीं थी। अनिका धीरे धीरे सिरिंज पर लगी नीडल को रेखा मौसी के हाथों की तरफ बढ़ाती रही। लगातार खांसने की वजह से रेखा मौसी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही अनिका इंजेक्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हुई, वैसे ही अचानक अनिका को कुछ महसूस होने लगा कि पीछे से किसी ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे इंजेक्शन देने से रोक लिया था। अनिका ने जब हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो वह यह देखकर चौंक गई कि आशीष ने अनिका का हाथ पकड़ रखा था। एक झटके से आशीष डोगरा ने अनिका की कलाई पकड़कर उसे इंजेक्शन देने से रोक लिया। आशीष अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? जरा सोच समझ कर इस ड्रग का इस्तेमाल करो। इस दुनिया में इस ड्रग के सिर्फ 2 ही डोज मौजूद हैं और उन 2 डोज का तुम्हें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह इमोशंस में आकर कहीं तुम बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रही हो। आशीष की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने आशीष पर काफ़ी भरोसा किया था। अनिका नहीं जानती थी कि आशीष के मन में कहीं ना कहीं अनिका से V16 पावर ड्रग पाने का लालच छिपा था। मगर तभी अनिका ने आशीष से जो बात कही, उस बात से वहाँ खड़े सभी लोगों को चौंका दिया। अनिका की कलाइयाँ मजबूती से पकड़ते हुए आशीष ने अनिका के बगल में बैठते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? तुम ये सोच रही हो कि मैं ये V16 पावर ड्रग अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ? तो सुन लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर हाँ, अगर V16 पावर ड्रग को इस वक्त तुमने रेखा मूर्ति पर इस्तेमाल कर दिया तो अलेक्जेंडर का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आशीष की बात सुनकर अनिका हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आशीष ने अचानक उठकर अनिका के आदमियों के हाथों में जकड़े हुए क्रिस्टोफर के पास गया। आशीष ने क्रिस्टोफर का काला चश्मा उतारा और फिर उसकी गिरवान में हाथ क्रिस्टोफर के चेहरे पर लगा हुआ मास्क भी उतारा। वहाँ खड़े सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। उस मास्क को जोर से जमीन पर पटकते हुए आशीष ने अनिका से कहा, यह आदमी क्रिस्टोफर नहीं है, यह क्रिस्टोफर का डुप्लीकेट है। क्रिस्टोफर ऐसे कई लोगों को तैयार कर चुका है जो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। तुम जितना सोचती हो उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है वह। क्रिस्टोफर पागल हो तुम अगर तुम यह सोच रही हो कि क्रिस्टोफर खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर इतनी खतरनाक जगह पर आ जाएगा। क्रिस्टोफर को तुम नहीं जानती। फ़ोन पर उसके साथ बातें करके तुमको ज़रूर ऐसा लगा है कि क्रिस्टोफर शक्तिशाली गैंडे या बाकी खतरनाक लोगों से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मगर ऐसा नहीं है। क्रिस्टोफर की बातें जितनी मीठी हैं उतना ही जहरीलापन उसका फन है। वह सांप से भी ज़्यादा जहरीला है और लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक। अलग अलग बच्चों में पावर ड्रग से अलग अलग बदलाव आए थे। कोई दिमाग से तेज हो गया तो कोई शरीर से तेज हो गया, कोई कानों से तेज हो गया तो किसी ने अपनी नज़रें इतनी मजबूत कर ली कि वह चांद को भी बेहद करीब से देख सकता था। कुछ मर गए, कुछ बच गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि पावर ड्रग ने सबसे खास असर क्रिस्टोफर पर दिखाया है। क्रिस्टोफर के शरीर में हर ताकत थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई है। उसकी नज़रें चील जैसी तेज हैं। उसकी शारीरिक ताकत भी आम लोगों से ज़्यादा पावरफुल है। उसकी सुनने की क्षमता आम लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अगर इससे भी खास बात उसका दिमाग लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक है वह। उसने अपने कलोन तैयार किए हुए हैं जो खतरनाक जंगों पर क्रिस्टोफर की जगह खुद पहुंच जाते हैं और क्रिस्टोफर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आशीष की बात पूरी होने के बाद नकली क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आशीष से कहा, यह क्या किया तुमने इन लोगों को असलियत बताकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम किसे धोखा देना चाह रहे हो? क्रिस्टोफर को? तुम जानते हो अच्छी तरह कि धोखेबाज लोगों का क्या हस होता है।
क्रिस्टोफर वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर तुम पाताल में भी छुप गए तो वह वहाँ से भी ढूंढ कर तुम्हें मारेगा। अरे अगर तुम मर भी गए तो तुम्हें फिर से जिंदा करके मारेगा। तुमने दोस्त बनकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। तुम्हें वह ऐसी मौत मारेगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। आशीष की बात सुनकर खुद रोहित भी हैरान हो गया। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, जरा सोचो, अगर तुमने यह V16 पावर ड्रग रेखा मूर्ति पर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यह होगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही V16 पावर ड्रग बचेगा। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, अगर क्रिस्टोफर को जिंदा रहना है तो उसे V16 पावर ड्रग का इंजेक्शन आने वाले कुछ ही दिनों में उसे लेना होगा और वह किसी भी हालत में उस ड्रग को हासिल करके रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम अलेक्जेंडर की जान नहीं बचा पाओगी। अनिका की गोद में लेटी हुई रेखा मूर्ति भी अपनी खांसी पर कंट्रोल करते हुए अनिका से कहने लगी, अनिका, मेरी बात मान जाओ, इस पावर ड्रग को मुझ पर जाया मत करो। मेरा जो होगा वो हो जाने दो। मैंने भी सुना है कि क्रिस्टोफर अपने पापा से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अलेक्जेंडर की जान बचानी है तो इस पावर ड्रग को अंदर रख दो, इसे मुझ पर जाया मत करो। आशीष और रेखा मौसी की बात सुनकर अनिका भी कुछ देर के लिए मन ही मन कुछ सोचने लगी। अनिका की गोद में लेटी हुई रेखा मूर्ति अच्छी तरह जानती थी कि अनिका भी इतनी आसानी से अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए बार बार अनिका को रिक्वेस्ट करती रही, बेटा मेरी बात मान जाओ, मर जाने दो मुझे। मैं भी यही सोचकर घर से निकली थी। मैंने सोचा था कि मैं एक साथ क्रिस्टोफर और गेंडे को तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, फिर तुम्हारे सिर से मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मगर क्रिस्टोफर अभी भी तुम्हारी पकड़ में नहीं आया है। इसका मतलब है कि मुसीबत अभी भी तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। अलेक्जेंडर की जान का सवाल है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यह V16 पावर ड्रग बचा लो। कुछ देर बाद अपनी सोच से बाहर आते हुए अनिका ने उस इंजेक्शन को फिर से तैयार किया और रेखा मौसी की बाजू में सुई चुभाने के लिए तैयार हो गई। मगर जैसे ही अनिका ने रेखा मौसी के हाथों पर निडल रखी, रेखा मौसी ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। हालांकि रेखा मौसी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, मगर फिर भी वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर अनिका ने रेखा मौसी को इंजेक्शन दे दिया तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही डोज रह जाएगा। क्रिस्टोफर किसी भी हद तक जा सकता था। यह बात अब रेखा मौसी अच्छी तरह से जान चुकी थी। रेखा मौसी बार बार विनती करके अनिका को कहती रही कि वह मान जाए और ऐसा ना करें। अनिका की गोद में लेटी हुई सिसकियां ले रही रेखा मौसी ने अनिका से कहा, जरा सोचो, अगर अलेक्जेंडर की जान के बदले तुम मेरी जान बचाओगी तो मेरा जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। मेहरबानी करके इस ड्रग को मुझ पर बर्बाद मत करो। रेखा मौसी की बात सुनकर अनिका का दिल भी पिघलने लगा था। अनिका ने रोहित की सलाह लेने के लिए अपने पीछे खड़े रोहित की ओर देखा। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम फिक्र मत करो, दुनिया की कोई भी ताकत अलेक्जेंडर से V16 पावर ड्रग नहीं छीन सकती। रोहित जो वहाँ खड़े लोगों के लिए किंग था, उसके पास आते हुए आशीष ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या आप जानते भी हैं कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक है? वह एक खतरनाक फौज बना रहा है। माना कि उसके पास V16 पावर ड्रग नहीं है, मगर यह मत भूलना कि वह V15 पावर ड्रग के सारे डोज खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के पास है। उसे बनाने का फॉर्मूला भी उनके पास है और उन डोज से इस्तेमाल करके गेंडे जैसे हजारों लोगों को इस दुनिया में ला सकते हैं। भले ही उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, मगर जब तक जिएंगे वह लोग वफादार बनकर जिएंगे। जरा सोचो, एक ऐसी फौज जिनके शरीर में गेंडे जितनी ताकत हो, जिनके पास सपेसी जैसा दिमाग हो, वह लोग मिलकर इस दुनिया में क्या कोहराम मचा सकते हैं। खतरनाक ताकत और खतरनाक दिमाग का संगम कितना भयानक हो सकता है, यह आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्या आप यही कहेंगे कि क्रिस्टोफर के हाथों से इतनी आसानी से V16 पावर ड्रग को बचा लेंगे? आशीष की बात सुनकर अनिका फिर से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने अनिका के कंधों पर हाथ चलाते हुए कहा, तुम दोस्तों के बारे में सोचो, दुश्मनों की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। रोहित का आश्वासन मिलते ही अनिका ने बिना सोचे समझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रेखा मौसी के हाथों में सुई चुभोना शुरू कर दिया। इंजेक्शन लगने के बाद कुछ देर तक रेखा मौसी को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हो रहा था, मगर देखते ही देखते रेखा मौसी का चेहरा धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। उसकी सांसें भी नॉर्मल होने लगी।
रेखा मौसी के आसपास खड़े लोग गौर से रेखा मौसी के शरीर में आ रहे बदलाव को देख रहे थे। रेखा मौसी के शरीर में आए बदलाव को देखकर वहाँ खड़ी अनिका भी चौंक गई थी। देखते ही देखते रेखा मौसी का पूरा चेहरा बदल गया। उसके चेहरे की झुर्रियाँ हट गई थी, गालों का गुलाबी रंग निखर कर आया था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज इंसान के शरीर में चमत्कारी बदलाव ला सकता था, मगर वह यह नहीं जानती थी कि वह बदलाव इतना असरदार होगा कि रेखा मौसी की उम्र 20 साल कम लगने लगेगी। इसका मतलब साफ था कि रेखा मौसी की उम्र 40 से 42 साल से ज़्यादा नहीं थी, मगर पहले लिए गए पावर ड्रग के डोज के साइड इफ़ेक्ट के कारण और शराब की लत के कारण रेखा मौसी का शरीर और चेहरा उनकी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा लगने लगा था। अनिका अब तक समझती आ रही थी कि रेखा मौसी और स्वाति के बीच में गैप 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, मगर आज उसे अंदाज़ा हो गया था कि रेखा मौसी स्वाति मल्होत्रा से कम 10-12 साल छोटी थी। इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद रेखा मौसी के शरीर में जो बदलाव आ रहे थे वह देखकर आसपास खड़े सभी लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखा था। धीरे धीरे रेखा मौसी की तेज सांसें नॉर्मल होने लगी। उनकी खांसी पर भी उनका कंट्रोल आ गया था। अनिका ने सहारा देते हुए मौसी को अपने पैरों पर खड़ा किया और उन्हें कार में बिठाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अनिका ने रेखा मौसी से पूछा, कैसा लग रहा है आपको? रेखा मौसी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। मेरी खांसी तो पूरी तरह से गायब हो गई है और मुझे अब पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस पर्वत के शिखर से जो पानी बह रहा है उसकी आवाज़ भी मेरे कानों तक पहुंच रही है। मेरी सुनने की शक्ति पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है। अनिका ने जब रेखा मौसी की नब्ज़ चेक की तब उसे एहसास हुआ कि रेखा मौसी की नब्ज़ भी अब काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। इसका मतलब यह था कि ड्रग के शरीर के अंदर जाते ही अपना ड्रग ने काम दिखाना शुरू कर दिया था। रेखा मौसी अब बिल्कुल नॉर्मल थी। यह एहसास होने के बाद अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अनिका ने काफ़ी रिलैक्स होते हुए रेखा मौसी से कहा, मान गई मेरी माँ को सचमुच कमाल की दवाई बनाती थी। 20 सालों के बाद भी इस पावर ड्रग की डोज में उतनी ही एफिशिएंसी है जैसे इस ड्रग को कल ही बनाया गया हो। वैसे आपसे एक बात कहूँ, अलेक्जेंडर के शरीर में इंजेक्शन देने से पहले मैं चेक करना चाहती थी कि इंजेक्शन की एफिशिएंसी कितनी है। चलो आप पर एक्सपेरिमेंट करके तो पता चल गया कि इसकी एफिशिएंसी अभी भी काफ़ी एक्यूरेट है। हालांकि अनिका ने यह बात मजाक में कही थी, मगर रेखा मौसी अच्छी तरह जानती थी कि अनिका ने यह बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि अनिका चाहती थी कि रेखा मौसी को कभी ज़िंदगी में किसी बात का गिल्ट ना रहे। अनिका को इतना रिलैक्स देखकर रोहित ने चैन की सांस ली। अनिका और रेखा मौसी के साथ कार में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगा। अनिका जानती थी कि गेंडा मर चुका था। अनिका के आदमियों ने जिस क्रिस्टोफर को पकड़ रखा था, हालांकि वह नकली था, मगर अनिका ने उस नकली क्रिस्टोफर को भूमिका के ऑफिसर के हवाले कर दिया। आशीष भी अपना इलाज अधूरा छोड़कर हॉस्पिटल से भागा था, इसलिए अपना इलाज पूरा करने के लिए वह भी लंगड़ाता हुआ पुलिस की जीप में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। मगर नकली क्रिस्टोफर ने पुलिस की वैन में बैठने से पहले अनिका की ओर देखकर कहा, इतनी आसानी से तुम बच नहीं पाओगी। तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टोफर हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा? वह बहुत जल्द तुम्हारे पीछे आएगा, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम इतनी आसानी से यह जंग नहीं जीत सकती। क्रिस्टोफर तुम्हें जीतने भी नहीं देगा। अंत में जीत उसी की होगी। हालांकि अनिका ने जिंदगी में ऐसी कई धमकियां सुनी थी, मगर उस आदमी की बात में अनिका को कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर की जिंदगी के लिए खतरा नजर आ रहा था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि आखिरी V16 पावर ड्रग का डोज हासिल करने के लिए क्रिस्टोफर अब किसी भी हद तक जा सकता था, मगर अनिका ने उस बात की परेशानी अपने चेहरे पर दिखने नहीं दी। मुस्कुराते हुए रेखा मौसी के साथ अपनी कार में बैठ गई। जैसे ही रोहित ने कार स्टार्ट की, अनिका के मोबाइल फ़ोन पर क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका जानती थी क्रिस्टोफर उसके पीछे जरूर आएगा, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि क्रिस्टोफर इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। जब अनिका ने कॉल रिसीव किया तब क्रिस्टोफर की भारी आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त हो। जितना भी तोड़ने की कोशिश करता हूँ तुम टूटती ही नहीं। मगर यह समझना कि जंग ख़त्म हो गई और तुम जीत गई, जंग तो अभी शुरू हुई है।
इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो जंग अब तक शुरू भी नहीं हुई है। तुम जिसे सीढ़ियों का आखिरी पैदान समझ रही हो, वह एक बहुत बड़े महासागर की ओर बढ़ने वाली पहली सीढ़ी है। मैं अब तक सब जान गया हूँ कि जंग में तुम्हारे साथ कौन था और मेरे साथ कौन था। मुझे अब अपने और पराये की पहचान हो चुकी है। तुम क्या समझती हो किंग तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम यह जंग जीत जाओगी? नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो चलो आज मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। हमारी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल ग्रुप है। वही इंपीरियल ग्रुप जिसका चेयरमैन इस वक्त किंग है। तुम किंग को जितना सीधा समझती हो वह उतना सीधा है नहीं। तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है किंग, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। तुमसे नज़दीकियाँ बढ़ाने के पीछे किंग का एक खास मकसद है और बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से वह पट्टी भी निकल जाएगी जो किंग ने तुम्हारी आंखों पर बांध रखी है। अनिका ने हैरान होकर क्रिस्टोफर से पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मकसद हो सकता है उसका यह सब करने के पीछे? क्रिस्टोफर ने इस बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, अरे तुम इतनी बुद्धू हो क्या? तुम्हारे पीछे अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ एक ही मकसद से, क्योंकि वह तुमसे वह V16 पावर ड्रग हासिल करना चाहता है। अरे इंपीरियल ग्रुप का मकसद ही यह है इस दुनिया में अमर होकर राज करना, यानी कि हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहकर इस पूरी दुनिया पर अनंत काल के लिए राज करना। क्रिस्टोफर की डरावनी बातें सुनकर अनिका ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमारे बीच में एक शक का बीज बोना चाहते हो और कुछ भी नहीं। यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो पहले की तरह ही बहुत बड़ी भूल कर बैठोगी। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी रेखा मौसी वो औरत नहीं जो तुम्हें नजर आ रही है। उसका असली रूप देखकर तुम भी काफ़ी घबरा गई थी, मगर इस बार मैं तुम्हें जो सच बता रहा हूँ वह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और जहरीला है। चलो कुछ सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा था, तो ज़रा मुझे बताओ कि मेरी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना, हम कोई बिजनेस करते हैं ना ही कोई कमाई का कोई जरिया है हमारे पास। हम लोग जो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए हर साल हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं। अब इतना पैसा आसमान से तो गिरेगा नहीं, ना ही हमने हाथ फैलाए और ना ही हमने झोली फैलाई है। सोचो यह सारा पैसा कहाँ से आता है? दुनिया में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इतना पैसा हमें दे सकता है? अब यह बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पावरफुल कोई संगठन है तो वह सिर्फ एक ही है, इंपीरियल ग्रुप। और इंपीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट किंग मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला तो ताकतवर हाथ है जिसकी मदद के बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। और किंग की ताकत के बारे में तो तुम्हें अंदाज़ा होगा ही। इतने सालों में इंपीरियल ग्रुप पर राज कर रहा है और आज तक उसके सामने कोई नहीं जीत पाया। इतना खतरनाक आदमी तुम जैसी लड़की के साथ क्या कर सकता है? तुम यह सोच भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है कि किंग कोई जवान आदमी है? नहीं, किंग काफ़ी उम्रदराज आदमी है। कम से कम 25 साल से वह इस इंपीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट बना हुआ है और उसका एक ही मकसद है कि V16 पावर ड्रग को हासिल करने के बाद हमेशा के लिए जवान और तंदुरुस्त बनकर इस दुनिया पर राज करना। वह तब तक जवान बनना रहना चाहता है जब तक ये दुनिया कायम है। वह तब तक इस दुनिया पर राज करेगा जब तक इस दुनिया से आदमजात को नामा निशान मिट नहीं जाता। अनिका हैरानी से कार चला रही रोहित को देखने लगी। रोहित ने इशारे से अनिका से कहा कि वह क्रिस्टोफर को यह न बताए कि वह इस वक्त उसी के साथ है। अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्रिस्टोफर की बातों को माने या उन्हें अनसुना कर दे। अनिका के दिल में यह भी ख्याल आया कि हो सकता है कि जंग में मिली हार से क्रिस्टोफर का दिमागी संतुलन बिगड़ गया हो, वह इस प्रकार की बेबुनियादी बातें कर रहा हो। मगर तभी क्रिस्टोफर ने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही। क्रिस्टोफर ने कहा, क्या तुम जानती हो कि असली किंग कौन है? इंपीरियल ग्रुप का चेयरमैन किंग खुद मेरा बाप है। क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर रोहित भी हैरानी से अनिका को देखने लगा। दोनों एक दूसरे को काफ़ी हैरान होकर कुछ देर तक देखने लगे। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतने बड़े बेटे को कब जन्म दिया था। क्रिस्टोफर की बातें अब रोहित को काफ़ी बेतुकी लगने लगी थी। तभी क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, वह आदमी नहीं है, वह शैतान है। शैतान, असली शैतान। अगर इस दुनिया में कहीं शैतान मौजूद है तो वह मेरे पापा हैं। यह दुनिया मुझसे डरती है
मगर मैं जानता हूँ कि वह आदमी उससे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आज से कई साल पहले उन्होंने मुझ जैसे कई बच्चों को जन्म दिया था। उसकी एक झलक देखोगी तो सांसें रुक जाएंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया है ताकि वह दुनिया पर कब्जा कर सके। यह खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन मुझे सौंप कर वह किसी बेहद खतरनाक मिशन पर चले गए हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह विसेक्शन पाउडर को हासिल करके वे अपने आप को अमर बना दें। और इससे पहले कि वे विसेक्शन पाउडर हासिल करें, उससे पहले मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। अगर मुझे विसेक्शन पाउडर मिल जाता है तो मैं किसी भी कीमत पर अपने बाप को नहीं दूंगा, क्योंकि वह आदमी नहीं है, शैतान है, शैतान। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूँ। मगर अफसोस वह मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर है और कई ज़्यादा खौफनाक। रोहित की समझ से बाहर था कि क्रिस्टोफर आखिर यह सब कुछ क्या बोल रहा था। क्रिस्टोफर की बातों पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं, यह बात तो अनिका और रोहित दोनों ही समझ से बाहर थी। तभी अचानक क्रिस्टोफर के हंसने की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर पर सुनाई दी। कुछ देर हंसने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अपने बगल में बैठे किंग को ज़्यादा हैरानी से मत देखना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो किंग है वह नकली किंग है। असली किंग तो कोई और ही है। ये खेल तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान है नहीं। इस खेल में ना तो कोई रूल्स हैं, ना ही कोई रेगुलेशन, ना ही कोई ईमान है और ना ही कोई धर्म। इस खेल को जो खेल रहा है अंत में जीत उसी की होगी। बस एक छोटा सा मशवरा देता हूँ, नकली का साथ पाकर असली को कमज़ोर समझने की गलती मत करना। यह कहते हुए क्रिस्टोफर ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही अनिका हैरानी से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने अपने चेहरे से मास्क उतार लिया। कार में सिर्फ अनिका, रोहित और रेखा मौसी थे। रेखा मौसी पहले से रोहित की असलियत के बारे में जानती थी। अनिका ने रोहित से पूछा, ये क्या चल रहा है? ये क्या बोल रहा था क्रिस्टोफर? अनिका का सवाल सुनकर रोहित भी काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा था। अनिका ने अपना सवाल दोहराते हुए रोहित से पूछा, बताओ मुझे, सच क्या है? अगर तुम किंग नहीं हो तो कौन है किंग? वह किसके बारे में बात कर रहा था? अनिका का सवाल सुनने के बाद रोहित भी हैरान हो गया। वह स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए रोहित का हाथ पकड़कर अनिका ने दोबारा पूछा, बताओ मुझे रोहित, तुम चुप क्यों हो? बताओ मुझे, सच क्या है? असलियत क्या है? बताओ रोहित। अनिका से भी अभी यह सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रोहित के मुंह से सच जानना चाहती थी। रोहित के हाव भाव देखकर अनिका भी समझ गई थी कि जरूर रोहित ऐसी कोई सच्चाई के बारे में जानता था जो अब तक उससे छुपा रहा था। अचानक ही तेज चल रही गाड़ी को ब्रेक मारकर रोहित ने हाईवे के कोने पर कार को रोक दिया। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद रोहित ने निशका से कहा, क्रिस्टोफर ने जो कहा वह सारी बातें बिल्कुल सच है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।